जिस बुजुर्ग महिला के बच्चे उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर चले गए थे, जैसे ही उसके पास करोड़ों पैसे आते हैं, वही बच्चे हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते हुए माँ के कदमों में आ पड़ते हैं। आइए जानते हैं कि उस महिला ने अपने बच्चों को अपनाया या नहीं अपनाया और कैसे वो रोडपति से करोड़पति बन जाती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से मुंबई की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक महिला होती है, शांति देवी, जो कि जिसके पति का देहांत कुछ समय पहले हो गया था, जब उसका बच्चा छोटा था। अपने बच्चे को पाल-पलोस कर बड़ा करती है और उसे इतना काबिल बनाती है कि उसे विदेश भेज देती है, यानी कि कनाडा भेज देती है। उसके पति के छोड़े हुए खेत थे, घर था कई मंजिला जो किराए पर दे रखा था और उस जो घर से वो किराया वसूल किया करती थी। बस ऐसे ही ठाट-बाट शान से वो रहती थी, लेकिन जो उसका बेटा है वो उससे मिलने के लिए नहीं आता था। बार-बार शांति देवी कहती है कि तुम बहू को लेकर घर भी नहीं आते हो, मेरा मन नहीं लगता, तुम वहीं रहते हो अक्सर। तो वो बेटा कहता है कि माँ, ज़रूर आऊँगा। उस बेटे का नाम था विकास। वो बार-बार बुलाती है, वो बार-बार बहाने लगाता है। तभी एक दिन एक लड़का होता है जो कि अनाथ होता है और वो उसी के उस घर में रहता है, एक कमरा किराए पर लेकर। और जो महिला है शांति देवी, वो उस लड़के से बहुत ही ज़्यादा बात किया करती है। वो लड़का भी उसे माँ, माँ कहकर उससे बात किया करता था। उन दोनों में एक अलग सी अटैचमेंट थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो ये सगे माँ-बेटे हों। लेकिन वो बच्चा अनाथ था, उसका कोई नहीं था। लड़का ठेला लगाया करता था और रात को उस कमरे में रहा करता था। जो शांति देवी है वो उस लड़के से प्रॉपर महीने पर महीने पैसा लिया करती थी, जो उसके किराए का था। उसके मन ही मन में रहता था, अगर मैं इससे पैसे नहीं लूँगी, तो ये बिगड़ जाएगा, इसे लगेगा मुझे तो सहानुभूति मिल रही है, अब कमाने की क्या ज़रूरत। इसी पर्पज़ से शांति देवी उससे पैसे लिया करती थी और उसे अच्छी-अच्छी बातें वो किया करती थी। अब एक दिन उसके बेटे का फ़ोन आता है और वो कहता है कि माँ, अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पोते को भी लेकर, तुम्हारा बहुत मन था इसे देखने के लिए। तो माँ बहुत खुश हो जाती है और पूरे घर में उछल-कूद करने लगती है, बुढ़ापे में भी बहुत खुश वो दिखती है। तभी वो जो उसके काम करने वाले थे उनसे कहती है कि बहुत अच्छा-अच्छा एक पकवान बनवाओ उनके लिए, जो तरह-तरह के भोग होते हैं, और एक कमरे को ऐसा डेकोरेट कर दो जिससे मेरे बेटे-बहू देखकर खुश हो जाएँ। मेरा पोता पहली बार मेरी गोद में खेलेगा, तुम जल्दी से सब कुछ ठीक करा दो। अब सभी को लगाकर उनके लिए एक कमरा सेट कराती है, अच्छे-अच्छे खाने बनवाती है। अब उसका बेटा विकास आ जाता है और आने के बाद उसका बहुत अच्छे से वो स्वागत करती है और अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश रहती है। साथ ही साथ अपने पोते को बहुत खिलाया करती है। कुछ दिन रहते हैं वो 2-4 दिन और उसके बाद कहने लगता है वो लड़का कि माँ, तुम हमारे साथ चलो, तुम यहाँ पर अकेले तुम्हारा मन नहीं लगता होगा, क्यों ना तुम हमारे साथ कनाडा चलो। तो उसकी माँ कहती है, बेटा, कनाडा जाने की ज़रूरत क्या है? तुम ही यहाँ रहने लग जाओ मेरे साथ। लेकिन विकास कहता है, माँ, मेरी वहाँ नौकरी है, मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? और ऐसा करते हैं, ये जो खेत है और ये जो घर है इसे भी बेच देते हैं, इनका क्या करना है? तभी माँ कहती है कि बेटा, इनसे तो इनकम होती है, इन्हें बेचने से क्या फ़ायदा? रहने दो, किसी एक व्यक्ति को कर देंगे जो किराया इकट्ठा कर कर हमें दे दिया करेगा और खेतों के पैसे जो आते हैं उनको भी बैंक अकाउंट में डलवा दिया करेगा। लेकिन बेटा फिर भी कहता है। तो शांति देवी सोचती है कि ये अकेला ही तो मेरा बेटा है, इसी का सब कुछ है, कोई बात नहीं, मैं तो इसके साथ ही रहना है। तो वो भी हाँ कर देती है और दूसरे दिन ही उस घर को भी वो बेच देता है और उन खेतों के लिए भी अब ग्राहक लगा देता है। उन्हें बेचने में थोड़ा-सा टाइम था, इतने दिन और वो घुल-मिल कर रहते हैं और अब वो दिन आ जाता है जब उनके खेत बेच जाते हैं, सारा पैसा विकास के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब विकास कहता है कि माँ, आप तैयार हो जाओ, अब हम चलेंगे साथ में और वहीं पर रहा करेंगे। तभी जो विकास की बहू है वो कहती है कि माँ जी, अपने कीमती गहने और अपने पैसे एक छोटे पर्स में रख लेना और वो मैं सँभाल कर रख लूँगी, वहाँ जाते ही आपको दे दूँगी। ऐसा ना हो कोई बैग गुम हो जाए और पैसे और ज्वेलरी का कोई नुकसान हो जाए। माँ समझती है और वो सारे पैसे और सारी ज्वेलरी एक छोटे से पर्स में पैक करके अपनी बहू को दे देती है। अब वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं गाड़ी में बैठकर और वहाँ पर जो लड़का विकास है वो कहता है कि माँ जी, आप यहाँ बैठकर इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। मैं टिकट चेक करके आता हूँ कि हमारी फ्लाइट कितने बजे की है और कैसे हमारा सीट नंबर क्या रहेगा। ऐसा कुछ कहकर वो अपनी माँ को बहकाकर वहाँ से चला जाता है। माँ उसकी शाम तक उसका इंतज़ार करती है, सुबह के करीबन 10 बजे वो पहुँच गए थे और शाम तक इंतज़ार करती है, लेकिन
उसका बेटा वापस नहीं आता है। अब वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और देखकर कहता है कि माँ जी, आप कैसे बैठे हुए हो? मैंने आपको सुबह से नोटिस किया है, आप यहाँ क्यों बैठे हो? तभी माँ कहती है कि मेरा बेटा टिकट कन्फर्म करने गया है, बस आता ही होगा, उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। तभी वो कहता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ रहता है, कहाँ पर नौकरी करता है? तो माँ बताती है कनाडा में। तो पुलिस वाला कहता है कि माँ जी, कनाडा की फ्लाइट तो कब की जा चुकी है, वो तो तकरीबन 12 बजे जा चुकी थी और आप यहाँ पर इतने समय से बैठी हुई हैं, आपका बेटा जा चुका है। लेकिन माँ को विश्वास नहीं होता है और माँ कहती है नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो आएगा। लेकिन पुलिस वाला समझाता है कि माँ, यहाँ पर आए दिन ऐसे काम होते हैं, आए दिन ऐसे ही बुजुर्गों को बच्चे छोड़कर चले जाते हैं और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब उस माँ को समझ आ जाता है और माँ आँखों में आँसू लिए अब वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगती है और अपने घर की तरफ सोचती है तो सोचती है कि मेरा तो घर भी बीत चुका है, अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? और आँखों में आँसू लिए अब एयरपोर्ट से बाहर फिर से वो फुटपाथ पर बैठ जाती है। आँखों से आँसू निकलने लगते हैं, तभी एक ऑटो रिक्शा वाला आता है और कहता है, "माँ जी, आपको कहाँ जाना है?" तभी माँ जी कहती है शांति देवी कि मैं कहाँ जाऊँगी बेटा, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे जाने के लिए मेरा कोई एड्रेस है। उसे सारी कहानी बताती है तो ऑटो वाले की भी आँखों में आँसू आ जाते हैं। तभी वो कहता है कि माँ, कहीं तो आपको जाना होगा, चलो मैं आपको वहाँ छोड़ सकता हूँ और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अब माँ बैठ जाती है और सोचती है, क्यों ना जो घर मेरा था उसी में देखती हूँ कुछ हो जाए। तो वहीं जाती है तो उस घर के दरवाजे बंद हो चुके थे, क्योंकि शांति देवी ने ही रूल बनाया था शाम के 8 बजे के बाद दरवाजे नहीं खुलेंगे और उसके दरवाजे बंद मिलते हैं। तो बाहर दरवाज़ों से बाहर बैठने के लिए चबूतरा बना हुआ था, वहाँ पर वो बैठ जाती है और सारी रात यही सोच-सोच कर रोती रहती है कि मेरे बेटा इतना खराब कैसे निकला? कैसे वो इतना गलत सोच सकता है? कैसे उसने मेरा ख़्याल नहीं किया? बस इन्हीं ख़्यालों में रात निकल जाती है, उसे पता नहीं चलता है कि क्या हुआ उसके साथ और रात कितनी जल्दी कट गई। सुबह होती है, वो लड़का उसके पास आता है जिससे वो बातें किया करती है जो कि अनाथ था, जिसका नाम था आज़ाद। और आज़ाद जो है वो आकर कहता है कि माँ, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आप तो अपने बेटे के साथ गई थी। तभी वो माँ फूट-फूट कर रोने लगती है और दोनों गले लग जाते हैं। गले लगकर वो उसे समझाता है कि माँ क्या हुआ? आप चिंता मत करो। तो वो माँ बताती है कि वो तो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया। अब इस बात से आज़ाद को भी बहुत धक्का लगता है और वो कहता है कोई बात नहीं माँ, मैं तो हूँ, तुम मेरी भी तो माँ हो। और वो उसे अपने कमरे में लेकर जाता है। वहाँ पर उसे चाय पिलाता है और फिर कहता है कि आप आराम करो, मैं अभी आता हूँ और फिर आने के बाद माँ-बेटे साथ बैठकर खाना खाएँगे। वो चला जाता है अपने ठेले को लगाने के लिए और वो माँ सोचती रहती है कि मैंने इससे हर बार किराया लिया, कभी इसके लिए रियायती नहीं बढ़ती और आज यही मेरे काम आ रहा है। 1-2 दिन ऐसे ही रहते हैं वो, सुबह जाता है, चाय पिलाकर जाता है, दोपहर बाद आता है, दोपहर को खाना खिलाता है और दोपहर बाद शाम का खाना बनाकर खिलाता है। फिर उसकी माँ कहती है जो शांति देवी है कि बेटा, मैं भी सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ, कुछ घर का राशन पानी मुझे ला दो, खाना मैं बना दिया करूँगी और मैं कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ। तो अब आज़ाद मना करता है कि रहने दो माँ जी, आप बुजुर्ग हो चुकी हो, 65 साल की हो चुकी हो, आप क्या करोगी इस उम्र में, आप आराम से रहो, मैं खुद से कर लूँगा जो भी होगा। लेकिन वो नहीं मानती है तो उसका बेटा उसे ला देता है, वो जो अनाथ बच्चा होता है और वो अब उससे खाना बनाना शुरू करती है और जो वो घर था उसके सभी किराएदारों से बात करती है कि जिसको भी टिफ़िन की ज़रूरत है वो यहाँ से ले जा सकता है और अब वो टिफ़िन सर्विस शुरू कर देती है। उसका खाना बनाने का तरीका बहुत अच्छा था और कई महिलाएँ भी, कई लड़के भी वहाँ पर रहते थे जो बाहर खाना खाते थे, अब उन्हें घर का खाना मिलने लगा था। काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसकी टिफ़िन सर्विस अब आगे चलने लगती है, उसके घर से भी, बाहर से भी ऑर्डर उससे आने लगते हैं और इतने बड़े लेवल पर उसका काम हो जाता है कि लगभग 4 सालों में वो उससे इतना पैसा कमाती है कि जो घर उसके बेटे ने बेचा था, उस घर को अपना कर लेती है और जो खेत उसके बेटे ने बेचे थे, उन्हें भी दोबारा खरीद लेती है। अब लगातार तरक्की पे तरक्की जब महिला करती जा रही थी, तो लोगों में चर्चे होने लगे थे कि जिस उम्र में लोग मरने के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में इस महिला ने एक इतना बड़ा बिज़नेस खड़ा कर दिया, सैल्यूट है इनको। और इसी बात को जब वीडियोज़ बनने लगे, बातें होने लगी चारों तरफ तो एक अवार्ड फंक्शन में शांति देवी को बुलाया जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। सम्मानित करने के बाद अब उनसे कहा जाता है कि 2 लाइन आप अपने जीवन पर बोलिए। तो वो अपना गुज़रा हुआ पूरा वक़्त बताती है। जो भी वहाँ पर सुनता है सभी की आँखों में आँसू होते हैं
और सब भी हैरान और परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे कोई बेटा कर सकता है, लेकिन सबको सोचकर चुप हो जाते हैं कि अक्सर ऐसा बच्चे करते हैं। और अब वहाँ से वो आती है, अब अपने घर पर फिर से अपने उसी काम को रेगुलर बेसिस पर करती है, लेकिन कहते हैं जो किसी के साथ बुरा करता है, भगवान उसके साथ भी बुरा करता है, तैयार रहता है। वैसा ही उसके बेटे के साथ हुआ था, जो उसका बेटा वो सारी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे अपने अकाउंट में डलवा कर गया था। विदेश में जाकर उसने एक आलीशान मकान खरीदा और उस मकान में नौकर-चाकर रखे और बड़े ही शौक से रहने लगा। लेकिन काफ़ी समय की छुट्टी के बाद जब वो गया था, तो वहाँ से उसे, जहाँ वो जॉब करता था, वहाँ से उसे निकाल दिया गया और निकालने के बाद अब उस घर में वो रहकर उन नौकर को पैसे ही दे पाता था और सारे पैसे उसके खत्म हो जाते हैं कुछ ही महीनों में। कुछ ही महीनों में पैसे खत्म होते हैं, तो विदेश में रहने का पैसे भी नहीं होते उनके पास, ना ही हिम्मत उनके पास होती है, कोई नौकरी उसे ढूँढता है तो मिलती नहीं है और अब वो वापस मुंबई आ जाता है। मुंबई आकर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगता है। ऐसे ही रह रहा था काफ़ी समय से और तुरंत जब वो सोशल मीडिया देख रहा था तो उसकी माँ का वीडियो उसके सामने आता है इंटरव्यू का और उसे अब ऐसा लगता है कि अब तो माँ के पास बहुत पैसा है और इसी मंशा से वो अब अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। माँ के पास जब जाता है, माँ उसे देखती है और बेटा दूर से ही कहता है, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन माँ कह देती है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा आज से 4 साल पहले मर चुका है और तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। आज़ाद कहता है कि माँ, ये तो भैया हैं, आप ही के बेटे हैं, आप ऐसा क्यों कह रही हो? तभी माँ कहती है, शांति देवी, कि मेरा तो बेटा तुम हो, इसे तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। जिसने बुरे वक़्त में मेरा साथ दिया वो मेरा बेटा है और मुझे कुछ नहीं पता। दोनों पति-पत्नियों को वहाँ से वो भगा देती है और उसके बाद आज़ाद के साथ खुशी-खुशी रहती है। वो बुजुर्ग माँ कहती है अपने बेटे से कि तुम यहाँ से निकल जाओ और उसे निकाल दिया जाता है, वो चला जाता है। अब वो दोनों, जो अनाथ लड़का था आज़ाद और वो माँ, खुशी-खुशी रहते हैं। तभी वो माँ कहने लगती है कि बेटा अब तुम शादी कर लो, अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों को मैं खिलाऊँगी और खुशी-खुशी हम रहेंगे। आज़ाद कहता है कि मुझ अनाथ से कौन शादी करेगा माँ? तभी वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि माँ, कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, कौन कहता है तुम अनाथ हो? और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने उस बेटे के नाम करती है और उसके बाद जो उसकी शादी होती है, उस शादी के बाद उनको एक बेटा होता है। वो बेटा उस दादी को दादी कहकर बुलाता है और बहुत ही खुशी-खुशी वो प्यार से घर में रहते हैं। ये थी कहानी एक ऐसी महिला की जिसने 60-65 साल की उम्र में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही और जो उससे लुट गया था उसे वापस पा लिया। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।